नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। पठानकोट हमले के बाद विदेश सचिव स्तर की बातचीत पर बढ़ा संशय। चौथे दिन भी आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी। एनआईए ने दर्ज किए 3 केस। अधिकारियों के निलंबन पर दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच टकराव। राज्य सरकार ने निलंबन रद्द करने से किया इनकार। केंद्र ने निलंबन को बताया था गलत। सूखा राहत पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र और 11 राज्य सरकारों को नोटिस। उठाए गए कदमों की 10 दिन में मांगी जानकारी। खाद्य सुरक्षा कानून के क्रियान्वयन पर जवाब तलब। अफगानिस्तान में भारतीय वाणिज्य दूतावास पर हमला करने वाले सभी आतंकी ढेर। देर रात तक चले ऑपरेशन के बाद मिली कामयाबी। दूतावास के सभी कर्मचारी सुरक्षित। और सऊदी अरब के बाद बहरीन और सूडान ने भी ईरान से तोड़े राजनयिक संबंध। सऊदी अरब ने हवाई सेवाओं पर भी लगाई रोक। रूस ने की मध्यस्थता की पेशकश। और खबरें विस्तार से। पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमले के चौथे दिन भी सेना का ऑपरेशन जारी है। सोमवार को 2 और आतंकियों को मार गिराया गया है, जिससे मारे गए आतंकियों की संख्या अब 6 हो गई है। एनआईए ने इस मामले की जांच के लिए 3 केस दर्ज किए हैं। तो वहीं आतंकी हमले का असर पाकिस्तान के साथ 15 जनवरी को होने वाली विदेश सचिव स्तर की वार्ता पर भी पड़ सकता है। पंजाब में पठानकोट स्थित एयरबेस में ऑपरेशन तीसरे दिन भी जारी रहा। सोमवार सुबह एयरबेस के अंदर क्विक रिएक्शन टीम को भेजा गया। एनएसजी ने बताया कि ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक पठानकोट में घुसे आतंकियों को खत्म नहीं कर दिया जाता। Operations are still going on. We have been able to eliminate the 5th terrorist. Combing and search operations continue. सरकार के मुताबिक ये फिदाइन हमला है और ऐसे ऑपरेशन में वक्त लगता है। ये वेल ट्रेन्ड टेररिस्ट थे, फिदाइन थे, सुसाइड स्क्वाड था। और जब इस प्रकार का फिदाइन हमला होता है तो काफी नुकसान पहुंचाने की उनकी क्षमता होती है। लेकिन और ये जो कॉम्प्लेक्स है बहुत बड़ा है। इसकी जो सर्कमफ्रेंस है एयरबेस की, ये अपने आप में 24 किलोमीटर लंबी है। और इसीलिए उसके क्लीनिंग ऑफ ऑपरेशंस में भी, कोमिंग ऑपरेशंस में भी बहुत समय लगता है। विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक पठानकोट हमले का असर भारत पाकिस्तान के बीच 15 जनवरी को इस्लामाबाद में होने वाली विदेश सचिव स्तर वार्ता पर पड़ सकता है। इस बीच सोमवार को ही इस पूरे घटनाक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, वित्त मंत्री अरुण जेटली, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल के साथ विस्तार से चर्चा की। सुरक्षा मामलों से जुड़े लोगों का कहना है कि तरीका चाहे जो हो, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से ये सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए। और नवाज शरीफ बातचीत में आगे बढ़ने से पहले ये मिलिट्री को कॉन्फिडेंस में नहीं लिए थे, जिसके कारण ये रिएक्शन हुआ मिलिट्री का। तो वो कॉन्फिडेंस में ले लें, वो तय कर लें, पाकिस्तान आपस में तय कर ले ना कि उनको उसको करना क्या, तब ना बात आगे बढ़े। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये हमला जाहिर तौर पर भारत पाकिस्तान के बीच होने वाली बातचीत के माहौल को बिगाड़ने के लिए किया गया है। उधर पठानकोट मामले में व्यस्तता के कारण एनएसए अजीत डोवाल ने मंगलवार से होने वाली अपनी चीन यात्रा रद्द कर दी है। विदेश सचिव स्तर की मुलाकात दोनों देशों के बीच समेकित वार्तालाप के मुद्दे और समय सारणी को तय करने के लिए प्रायोजित किए गए थे। लेकिन चूंकि इस बीच आतंकी हमला हुआ है तो स्वाभाविक तौर पर संभावना ये है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इस पर बात करेंगे। और फिलहाल इसी बातचीत का प्रस्ताव रखने के लिए तथ्यों को इकट्ठा किया जा रहा है। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन प्रशांतों के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। पाकिस्तान पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकी हमले के बारे में भारत की ओर से मुहैया कराए गए सुरागों पर काम कर रहा है। पाकिस्तानी विदेश विभाग ने सोमवार रात एक बयान जारी करके कहा कि पाकिस्तान भारत सरकार के संपर्क में है और उसकी ओर से दिए गए सुरागों पर काम कर रहा है। हालांकि मुहैया कराए गए सुरागों का ब्यौरा नहीं दिया गया। बयान में पठानकोट हमले को दुर्भाग्यपूर्ण आतंकी घटना करार देते हुए इसके शिकार लोगों के प्रति संवेदना जताई गई। साथ ही ये कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान को वार्ता प्रक्रिया के प्रति कटिबद्ध रहना चाहिए। दोनों देशों के बीच अगले हफ्ते होने वाली विदेश सचिव स्तर की वार्ता पर अनिश्चितता के बादल छा गए हैं। अमेरिका ने भी पाकिस्तान से आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा है। और इसी बीच पठानकोट आतंकी हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तानी आतंकी संगठन यूनाइटेड जिहाद काउंसिल ने ली है। आतंकी संगठन का ये दावा
किया है कि इस हमले को कश्मीर के हाईवे स्क्वाड की मदद से अंजाम दिया गया, लेकिन जानकारों ने यूजेसी के दावे को ध्यान से भटकाने की कोशिश करार दिया है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक इस बात के पक्के सबूत हैं कि पठानकोट एयरबेस पर हुए हमले में आतंकी गुट जैश-ए-मोहम्मद का हाथ है। सुखजिंदर कुमार, स्थानीय पत्रकार, पठानकोट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं ताज़ा अपडेट के साथ। सुखजिंदर, 2 और आतंकियों को मार गिराया है, लेकिन अभी भी ऑपरेशन जारी है, क्या जानकारी वहां से? जी बिल्कुल, ऑपरेशन अभी भी जारी है। हालांकि कल जो है वो एयरफोर्स अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक आतंकवादी और मार गिराया जा चुका है, और अभी तक जो है वो 5 की पुष्टि हो चुकी है। एक की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है कि 6 हैं, कि 6 अभी तक आतंकी जो है वो ढेर किए जा चुके हैं। और ताजा हालात ये हैं कि फिलहाल फायरिंग बंद है, अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ऑपरेशन अभी भी जारी है। जी, ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। क्या उधर से भी, जैसे कि कल भी हमने देखा, बीच बीच में खबरें आई कि गोलियों की आवाज आ रही थी, वो अभी भी आ रही है रुक रुक कर, या वो बंद हो चुकी है? जी बीच बीच में गोलियों की आवाज आ रही है, लेकिन हम उसे ये नहीं कह सकते कि दोनों तरफ से गोलियां चल रही हैं। हम ये कह सकते हैं कि एयरफोर्स और सेना की तरफ से जो है वो गोलियां चलाई जा रही हैं। सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, ताकि गोलियां इसलिए चलाई जा रही हैं कि ताकि जवाबी कार्रवाई होती है तो पता चल सके कि लोकेशन क्या है आतंकियों की और कहाँ उन्हें ढूंढना है। शुक्रिया सुखजिंदर इस बातचीत के लिए। आप अपडेट हम आगे भी आपसे लेंगे। पठानकोट में आतंकी हमले में शहीद हुए वायुसेना के गरुड़ कमांडो गुरुसेवक और शहीद फतेह सिंह का पूरे सैन्य सम्मान के साथ सोमवार को अंतिम संस्कार किया गया। उधर एनएसजी में तैनात रहे लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन के पार्थिव शरीर को बंगलुरु में श्रद्धांजलि दी गई। पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकी हमले में 7 जवान शहीद हुए हैं। भारत माता की जय। सैन्य सलामी और नम आंखों के बीच वायुसेना के दिलेर कमांडो गुरुसेवक का उनके पैतृक निवास गरनाल में अंतिम संस्कार कर दिया गया। तिरंगे में लिपटा उनका पार्थिव शरीर जब हरियाणा के गरनाल लाया गया तो चारों तरफ माहौल गमगीन हो गया। कुछ ऐसा ही माहौल शहीद फतेह सिंह के घर भी था। फतेह सिंह का भी पूरे सैन्य सम्मान के साथ पंजाब के गुरदासपुर में अंतिम संस्कार किया गया। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल भी यहां पहुंचे। पठानकोट में आईईडी डिफ्यूज करते वक्त शहीद हुए एनएसजी के लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन का पार्थिव शरीर बेंगलुरु लाया गया। निरंजन को बेंगलुरु में नम आंखों से श्रद्धांजलि दी गई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया भी यहां पहुंचे। उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक स्थान केरल के पलक्कड़ ले जाया गया। देश को एक तरफ जहां इन भारत माता के सपूतों को खोने का दुख है, वहीं इनकी बहादुरी को सलाम है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अफगानिस्तान के मज़ार शरीफ में भारतीय वाणिज्य दूतावास के बाहर सुरक्षा बलों का 25 घंटे का अभियान खत्म हो गया है। भारतीय वाणिज्य दूतावास को तबाह करने के मंसूबे से आए आतंकियों को सुरक्षा बलों ने सोमवार देर रात मार गिराया। इसके बाद घेराबंदी खत्म कर दी गई है। दूतावास के बाहर एक घर में छुपे आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच सोमवार को भी गोलीबारी होती रही। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को पहले ही मार गिराया था, जबकि बाकी को कल रात ढेर कर दिया गया। और इसी बीच अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात कर उन्हें इस हमले के बारे में जानकारी दी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने भारतीय दूतावास पर हमले की निंदा की है। आतंकियों ने रविवार रात भारतीय दूतावास पर हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन वहां तैनात आईटीबीपी के जवानों ने भारी गोलीबारी करते हुए उनकी कोशिशों को नाकाम कर दिया था। इसके बाद आतंकी दूतावास के करीब एक घर में छिपकर लगातार गोलीबारी कर रहे थे। एक हमलावर के पकड़े जाने की भी खबर है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। पूर्वोत्तर भारत में कल तड़के आए 6.7 तीव्रता के भूकंप से काफी नुकसान हुआ है। भूकंप से अब तक 9 लोगों की जान चली गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। वहीं बांग्लादेश में भी 5 लोगों की मौत हुई है। सेना राहत और बचाव के अभियान में जुटी है। मणिपुर में सरकार ने सभी स्कूलों को अगले 7 दिनों तक के लिए बंद रखने का आदेश दिया है।
मणिपुर की राजधानी इम्फाल में सोमवार की सुबह दहशत लेकर आई। तड़के करीब 4:30 बजे आए भूकंप से लोगों में अफरा तफरी का माहौल था। सहमे लोग घरों से बाहर निकल पड़े। रिक्टर पैमाने पर 6.7 की तीव्रता वाले भूकंप के झटके जब थमे तब हर तरफ बर्बादी का यही मंजर था। भले ही भूकंप का केंद्र मणिपुर के तमेंगलोंग जिले में 17 किलोमीटर की गहराई पर था, लेकिन इसका असर पूरे पूर्वोत्तर भारत में दिखा। भूकंप आ गया, इतने में एक तेज झटका आया, सब बहुत तेज महसूस हुआ। बच्चे लोग सब उठ गए, बच्चे लोग बहुत भयभीत हो जाते हैं इतने तेज भूकंप आने से। भूकंप के बाद कई इलाकों में बिजली और संचार सेवाएं बाधित हुई हैं। एनडीआरएफ की टीमें भूकंप पीड़ित इलाकों में राहत और बचाव के कामों में जुटी है। फंसे लोगों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। 2 एनडीआरएफ की टीमें पहुंच चुकी हैं इम्फाल में। एक 12:15 बजे, एक 12:30 बजे। वो पूरी तरह से इक्विप्ड हैं, स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट, स्निफर डॉग्स के साथ। और इसके अलावा एक टीम हमारी अभी सिलचर में भेजी जा रही है, अगर वहां जरूरत पड़े तो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वोत्तर राज्यों के हालात पर नजर बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री नाबाम तुकी और असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई से बात कर हालात की जानकारी ली है। साथ ही गृहमंत्री राजनाथ सिंह को हालात पर नजर रखने का निर्देश दिया है। असम के चीफ मिनिस्टर से भी बात हो गई है और मणिपुर के चीफ मिनिस्टर से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन वहाँ के चीफ सेक्रेटरी से हमारी बातचीत हुई है। पूरी स्थिति का मैं जायजा ले रहा हूँ और वैसे कोई चिंता की बात नहीं है जो अभी तक जानकारी प्राप्त हुई है। वैसे केंद्र सरकार के द्वारा जिस भी प्रकार के सहयोग की यहाँ आवश्यकता होगी, केंद्र सरकार पूरी तरह से सहयोग करेगी। भूकंप के झटके पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा समेत कई राज्यों में महसूस किए गए। इसके अलावा इसका असर पड़ोसी देश बांग्लादेश और म्यांमार में भी दिखा। भूकंप से बांग्लादेश में भारी नुकसान की खबर है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और दिल्ली सरकार के सम विषम फॉर्मूले को जनता का समर्थन मिल रहा है। सोमवार को चौथे दिन सड़कों पर विषम नंबर की गाड़ियां बहुत कम दिखीं। जनता के सहयोग को लेकर दिल्ली सरकार बेहद उत्साहित है। आज विषम नंबर की गाड़ियां चलेंगी। दिल्ली की सड़कों पर दौड़ती ज्यादातर निजी गाड़ियां सम नंबर प्लेट की हैं। दिल्ली सरकार के सम विषम नियम का पालन जनता कर रही है, लेकिन जिस मकसद को लेकर इस नियम को बनाया गया है उस पर इसका खास असर नहीं दिख रहा है। सड़कों पर ट्रैफिक तो कम हो गया है, लेकिन प्रदूषण के स्तर पर कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है। दिल्ली सचिवालय के बाहर लगा प्रदूषण मीटर इसकी तस्दीक कर रहा है। सिर्फ दिल्ली सचिवालय ही नहीं, आईटीओ के इलाके में प्रदूषण का स्तर खतरे के निशान से ऊपर है। जानकारों का मानना है कि सिर्फ सम विषम फॉर्मूले से दिल्ली को प्रदूषण से निजात नहीं मिल सकती है। सरकार को कुछ और प्रयोग करने होंगे। ऑफिस टाइमिंग्स चेंज कर दो कि आप 8 से 4 एक कर दो और 10 से 6 एक कर दो। आधे लोग सुबह 8 से 4 जाएं, आधे लोग, ताकि सड़क पे ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। प्लस लोगों को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। सड़क के ऊपर में सिगरेट ना पिएं, आसपास की जो इंडस्ट्री है उसको भी चेक करें। हालांकि दिल्ली सरकार कई इलाकों का हवाला दे रही है जहां इस नियम के लागू होने से प्रदूषण में कमी आई है। 3 दिन का जो मैंने अध्ययन किया है उसके हिसाब से दिल्ली के बॉर्डर के जो एरियाज हैं जहां रात में ट्रक्स बड़ी मात्रा में चलते हैं या एनसीआर में जो पोल्यूशन है वहां पोल्यूशन लेवल थोड़ा कम डाउन हो रहा है। सम विषम नियम से सड़कों पर गाड़ियों की संख्या तो कम हो गई है, अब सबको इंतजार है कि दिल्ली में प्रदूषण कब कम होगा। दिल्ली की जनता ने ऑड इवन नियम का पालन करना तो शुरू कर दिया, लेकिन जिस प्रदूषण की मात्रा को कम करने के लिए ये नियम बनाया गया था उस पर कुछ असर होता दिख नहीं रहा। यानी कि एक तरफ दिल्ली सरकार की चुनौती जहां कम हुई वहां दूसरी तरफ बढ़ भी गई। कैमरा पर्सन प्रेम के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार में एक बार फिर से टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। दिल्ली सरकार ने 2 दानिश अधिकारियों के निलंबन रद्द करने के केंद्र सरकार का आदेश मानने से इनकार कर दिया है। दिल्ली सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखकर आदेश मानने से साफ मना किया है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखकर कहा है कि केंद्र सरकार के इस आदेश को मानने से राज्य के सभी अधिकारियों को गलत संदेश जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि गृह मंत्रालय की बात मानने का मतलब है दिल्ली सरकार के अधिकार में बड़ी कटौती। इससे अफसरों में अनुशासनहीनता आएगी और सरकार के होने या ना होने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।
राज्यसभा टेलीविजन के खास प्रोग्राम विरासत में आपका स्वागत है। नया कलेवर, नया अंदाज, नए रूप में विरासत का आगाज। देखिए हर बार नया किरदार। उनकी नजर उनका शहर के बाद विरासत का इंद्रधनुषी संसार, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। सरोजनी नायडू स्वतंत्रता सेनानी, कवयित्री और वक्ता, कांग्रेस की अध्यक्ष निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय महिला सरोजनी ने 13 साल की उम्र में रची थी पहली कविता। आजादी के बाद वो बनी देश की पहली महिला राज्यपाल। भारत कोकिला के नाम से मशहूर सरोजनी नायडू है नारी शक्ति की अनूठी मिसाल। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बजट की तैयारियों के मद्देनजर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कल कृषि जगत के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस बजट पूर्व चर्चा में किसान संघ के प्रतिनिधियों ने कृषि सेक्टर के लिए सस्ते लोन और ज्यादा बजट आवंटन की मांग की है। इस साल सूखे की स्थिति से खड़े हुए संकट के बाद सरकार का भी जोर बजट में कृषि पर ज्यादा हो सकता है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कृषि जगत से जुड़े लोगों से मुलाकात के साथ बजट पूर्व चर्चा का सिलसिला शुरू किया। इस मुलाकात में किसानों को सस्ते लोन पर कृषि जगत के प्रतिनिधियों ने सबसे ज्यादा जोर दिया। मांग हुई कि छोटे किसानों को 50,000 तक का लोन 4% ब्याज दर पर दिया जाए। गांव में किसानों को घर बनाने के लिए भी लोन की जरूरत किसान संगठनों ने बताई। हालांकि सरकार ने भी साल 2015-16 के लिए कृषि ऋण को 50,000 करोड़ से बढ़ाकर 8.5 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा है। Not giving a proper credit to the farmers and only 10% of the society's farmers are getting the credit from the government. These also the RBI is saying that the credit is not commensurate with the production. They are telling that. We requested the government to see the holistic approach. 100% of the farmers has to get the credit. किसान संगठन इस बार खराब मानसून और सूखे के चलते प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत जल संचयन और माइक्रो इरिगेशन के लिए आवंटन भी कम से कम 10 गुना बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है। मांग है कि सूखा पीड़ित इलाकों में केंद्र सरकार की मदद से 10 लाख जल संचयन टैंक बनाने की भी मदद मिले। पिछले बजट में माइक्रो इरिगेशन के लिए 5,300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। शेड मैनेजमेंट हुआ, उस पे पैसा ज़्यादा लगाइए, 1 मिलियन टैंक्स स्टोरेज टैंक्स बनाइए, माइक्रो इरिगेशन सिस्टम्स को इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडिंग स्टेटस दीजिए। फरवरी में पेश होने वाले आम बजट से पहले इस तरह की बजट पूर्व चर्चा भी नीतियां बनाने और आवंटन के लिहाज से बेहद अहम होती हैं। बैठक में वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा, मुख्य आर्थिक सलाहकार और नीति आयोग के चेयरमैन अरविंद पानगड़िया भी मौजूद थे। सरकार ने गांवों के जीवन स्तर को उठाने के मकसद से कृषि बजट में सिंचाई, रोड और मृदा स्वास्थ्य परीक्षण कार्ड के लिए आवंटन बढ़ाने के साफ संकेत दिए हैं। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। सूखे के हालात से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से उठाए जा रहे कदमों की जानकारी मांगी है। शीर्ष अदालत ने इस मसले पर केंद्र और 11 राज्यों से 10 दिनों के भीतर जवाब देने को कहा है। जस्टिस मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने सोमवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान जवाब मांगा। कोर्ट ने खाद्य सुरक्षा कानून के तहत अनाज मुहैया कराने के लिए उठाए जा रहे कदमों की भी जानकारी मांगी है। गैर सरकारी संगठन स्वराज अभियान की ओर से दायर जनहित याचिका पर अगली सुनवाई 18 जनवरी को होगी और इस संगठन ने सुप्रीम कोर्ट से सूखा पीड़ित राज्यों में खाद्य सुरक्षा कानून लागू करवाने की गुजारिश की है। इसके अलावा किसानों को फसल के नुकसान के लिए समय पर मुआवजा देने और अगले सीजन की खेती के लिए पर्याप्त अनुदान दिए जाने की भी मांग की गई है। अदालत ने इससे पहले 16 दिसंबर को केंद्रीय कृषि मंत्रालय के साथ साथ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, ओडिशा और झारखंड जैसे राज्यों को नोटिस जारी किया था। याचिका में कहा गया है कि सरकारों की निष्क्रियता से लोगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है।
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वाली बेंच ने उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त नियुक्ति से जुड़ा मामला मुख्य बेंच को भेज दिया। इस मामले में अब अगली सुनवाई 19 जनवरी को होगी। इस मामले की सुनवाई जस्टिस रंजन गोगोई की मुख्य बेंच करेगी। सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस वीरेंद्र सिंह को प्रदेश का नया लोकायुक्त नियुक्त किए जाने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने आपत्ति जताई थी। उन्होंने असहमति जताते हुए राज्यपाल राम नाईक और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी चिट्ठी लिखी थी। इसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने मामले को संज्ञान में लिया। 20 दिसंबर को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट 2000 सीसी और उससे अधिक क्षमता वाली डीजल गाड़ियों की बिक्री और पंजीकरण पर लगी रोक हटाने से जुड़ी याचिका पर आज सुनवाई करेगी। इससे जुड़ी एक याचिका सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई। ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा, मर्सिडीज और टोयोटा की तरफ से दायर याचिका में सुप्रीम कोर्ट से 16 दिसंबर 2015 को दिए गए उस आदेश में संशोधन का अनुरोध कर रही हैं जिसमें 2000 सीसी और उससे ज्यादा की क्षमता वाली डीजल कारों की बिक्री और पंजीकरण पर रोक लगाई गई है। कोर्ट ने सर्दियों के मौसम में वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर पहुंच जाने के कारण यह आदेश दिया था। बीसीसीआई में सुधार पर जस्टिस लोढ़ा समिति ने सुप्रीम कोर्ट में कल अपनी रिपोर्ट सौंप दी। समिति ने नेताओं को क्रिकेट से दूर रखने और सट्टेबाजी को कानूनी मान्यता देने की सिफारिश की है। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला करेगा। बीसीसीआई में सुधार को लेकर अपनी रिपोर्ट में जस्टिस लोढ़ा समिति ने एक तरफ जहां इसमें नेताओं को दूर रखने की सिफारिश की है, वहीं आईपीएल के पूर्व सीईओ सुंदर रमन को क्लीन चिट दी है। इसके अलावा आईपीएल और बीसीसीआई के लिए अलग संचालन संस्थाओं की सिफारिश की गई है। The governance and management of the state associations will be on line with the BCCI. लोढ़ा समिति ने सट्टेबाजी को भी लीगल करने का सुझाव दिया है। रेलवे, सेना और विश्वविद्यालय संघों को केवल एसोसिएट सदस्य बनाने की सिफारिश की गई है। जस्टिस लोढ़ा ने आईपीएल संचालन परिषद को सीमित स्वायत्तता का प्रस्ताव रखा। जानकारों ने समिति की सिफारिशों का स्वागत किया है। जो उन्होंने सजेस्ट किया है पॉजिटिव नोट पे कि वो अपनी राय जो है इसको खेल को चलाने में, क्योंकि ऑफिशियल्स कम एंड गो, प्लेयर्स कम एंड गो, लेकिन उनकी एक्सपर्टीज, उनका अनुभव जो है उसका इस्तेमाल जो नहीं हो रहा था वो अब होने लग जाएगा, जो बहुत समय से, लंबे समय से मांग थी। वो एक अच्छा चीज है क्योंकि आईपीएल और बीसीसीआई को एक जैसा नहीं करना चाहिए। आईपीएल इज डिफरेंट एंटिटी, तो मुझे लगता है कि वो एक अच्छी चीज है कि उनके लिए गवर्निंग काउंसिल अलग हो और इंडिपेंडेंट वर्क करे। लोढ़ा समिति ने संविधान और खिलाड़ियों के संघ के गठन की पेशकश की। पूर्व गृह सचिव जीके पिल्लई के नेतृत्व में संचालन समिति की सिफारिश की, जिसमें मोहिंदर अमरनाथ, डायना एडुलजी और अनिल कुंबले सदस्य होंगे। हितों के टकराव पर फैसला आचार नीति अधिकारी करेगा। लोढ़ा समिति ने कहा कि कोई भी बीसीसीआई पदाधिकारी लगातार 2 से ज्यादा कार्यकाल तक अपने पद पर नहीं रह सकता है। ऐसी चीजें हैं जो अगर वो भी होती तो बहुत अच्छा होता, लेकिन ये कहूँगा ये बहुत ही अच्छी पहल है। और बीसीसीआई को अगर साफ करना है, उसकी साफ करने की मुहिम इससे अच्छी शुरुआत नहीं हो सकती। डिस्टेंस होना चाहिए, और जब अगर आर्म्स डिस्टेंस नहीं होगा तो वेस्टेड इंटरेस्ट डेवलप हो जाते हैं। तो इस वजह से शुरू से ही हमारा ये मानना था और स्वागत योग्य है ये बात कि बीसीसीआई और आईपीएल दोनों के दोनों एक दूसरे से आर्म्स लेंथ पे होना चाहिए, ताकि एक दूसरे के ऊपर वेस्टेड इंटरेस्ट एक दूसरे के ऊपर प्रभावित ना कर पाए। 159 पन्नों की रिपोर्ट बनाने के लिए जस्टिस लोढ़ा समिति ने बोर्ड अधिकारियों, क्रिकेटरों और अन्य जानकारों के साथ 38 बैठकें की। वर्तमान में बीसीसीआई के 30 सदस्य हैं। रविंद्र सिंह शौराण, राज्यसभा टीवी। पूर्व रक्षा सचिव आर.के. माथुर ने कल केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में उन्हें पद की शपथ दिलाई। इस मौके पर उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के वरिष्ठ सांसद लालकृष्ण आडवाणी भी मौजूद थे। त्रिपुरा कैडर के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी माथुर ने पिछले साल मई में रक्षा सचिव का 2 साल का कार्यकाल पूरा किया था। शेयर बाजार में कल भारी गिरावट दर्ज की गई। बीएसई का सेंसेक्स 537.55 अंकों की गिरावट के साथ 25,623.35 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 171.90 अंकों की गिरावट के साथ 7,791.30 पर बंद हुआ।
सेंसेक्स में गिरावट बीते 3 महीने से सबसे बड़ी गिरावट रही और ये 26,000 से नीचे आ गया। मध्य पूर्व में अस्थिरता और चीन की अर्थव्यवस्था में मंदी भी गिरावट के पीछे एक बड़ी वजह रही। सऊदी अरब के बाद बहरीन और सूडान ने भी ईरान के साथ अपने राजनयिक संबंध खत्म कर दिए हैं और इसी बीच सऊदी अरब ने ईरान के साथ अपनी हवाई सेवाएं भी खत्म कर ली हैं। अमेरिका, रूस और यूरोपीय संघ इस मतभेद को खत्म कराने और आपसी सुलह कराने की कोशिशों में लगे हैं। अमेरिका ने दोनों देशों से तनाव खत्म करने के लिए जरूरी कदम उठाने की अपील की है, जबकि रूस ने मध्यस्थता की पेशकश की है। दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के चलते तेल की कीमतों में 2% की वृद्धि देखी गई। कल को आप देखिएगा, कहीं से हसन नसरुल्लाह निकलेंगे, कहीं से शेख ज़करकी निकलेंगे और कहीं से बाक़रुल नमर दोबारा निकलेंगे। तो हम देखते कि कितने बाक़रों को मारेंगे, हर घर से एक बाक़रुल नमर निकलेगा। सऊदी अरब के शीर्ष शिया धर्मगुरु शेख अल निम्र को फांसी दिए जाने के बाद दुनिया भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। ईरान में तेहरान और मशहद स्थित सऊदी दूतावासों में तोड़फोड़ और आगजनी के बाद 40 लोगों को गिरफ्तार करना पड़ा। दूतावास कर्मियों को सुरक्षित निकालने के लिए ईरानी सुरक्षा कर्मियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इसके बाद सऊदी विदेश मंत्री ने ईरानी राजनयिकों को 48 घंटे के अंदर सऊदी अरब छोड़कर जाने का हुक्म सुना दिया। We are determined not to allow Iran to undermine our security. We are determined not to let Iran mobilize or create or establish terrorist cells in our country or in the countries of our allies. इधर अल निम्र को फांसी देने के फैसले की सऊदी अरब के सहयोगियों ने भी निंदा की है। I think that even our friends who we work with on so many other areas should not be immune from our criticism and our questions about rule of law, about their treatment of minorities. शेख अल निम्र को शनिवार को फांसी दी गई थी। उन पर 2011 में सऊदी सरकार के खिलाफ जन आंदोलन की अगुवाई करने का आरोप था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आज गुजरे जमाने की मशहूर संगीतकार और गायक सी रामचंद्र की पुण्यतिथि है। उन्होंने अपने प्रयोगों के जरिए संगीत की अहमियत को संगीत प्रेमियों के दिलों में उतारा और यही नहीं, उनके प्रयासों को संगीत की दुनिया ने हूबहू अपनाया भी। आइए याद करें सी रामचंद्र को उनके संगीत से सजे कुछ गीतों के जरिए। हिंदी फिल्म संगीत में जब प्रयोगों की बात आएगी, सी रामचंद्रन जी का नाम बहुत ही इज्जत से लिया जाएगा। उन्होंने अलबेला के गाने में सैक्सोफोन, बोंगो और ट्रम्पेट का इस्तेमाल किया और जादू बिखेर दिया। उन्होंने 50 के दशक में रॉक का इस्तेमाल किया और दिया शिन शिनाकी बुबलाबू। लेकिन उन्हें सिर्फ वेस्टर्न धुनों का माहिर मानना उनके फन के साथ नाइंसाफी होगी। फिल्म अनारकली में उन्होंने लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाज़ों को इस्तेमाल कर जो जादू बिखेरा, वो आज भी कायम है। शास्त्रीय संगीत पर आधारित उनकी फिल्म नवरंग की उनकी धुनें बेमिसाल हैं। जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। कवि प्रदीप के लिखे और लता मंगेशकर के गाए ऐ मेरे वतन के लोगों जैसे यादगार गीत को सी रामचंद्र ने ही स्वरबद्ध किया। सी रामचंद्रन ने अपने करियर में अभिनेता से लेकर निर्माता तक की भूमिका निभाई। हालांकि उनका संगीत उनकी सारी कलाओं में सबसे ज्यादा सर चढ़कर बोला। आज ही के दिन 1982 में उनका निधन हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इन खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। चलते चलते नजर हेडलाइंस पर। पठानकोट हमले के बाद विदेश सचिव स्तर की बातचीत पर बढ़ा संशय। चौथे दिन भी आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी। एनआईए ने दर्ज किए 3 केस। अधिकारियों के निलंबन पर दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच टकराव। राज्य सरकार ने निलंबन रद्द करने से किया इनकार। केंद्र ने निलंबन को बताया था गलत।
सूखा राहत पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र और 11 राज्य सरकारों को नोटिस, उठाए गए कदमों की 10 दिन में मांगी जानकारी। खाद्य सुरक्षा कानून के क्रियान्वयन पर जवाब तलब। अफगानिस्तान में भारतीय वाणिज्य दूतावास पर हमला करने वाले सभी आतंकी ढेर, देर रात तक चले ऑपरेशन के बाद मिली कामयाबी, दूतावास के सभी कर्मचारी सुरक्षित। और सऊदी अरब के बाद बहरीन और सूडान ने भी ईरान से तोड़े राजनयिक संबंध। सऊदी अरब ने हवाई सेवाओं पर भी लगाई रोक, रूस ने की मध्यस्थता की पेशकश।